चलो देखो। तो आज का टॉपिक है हमारा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो आप जानते हैं आपके बॉडी में दो ही टाइप के फ्लूइड्स हैं। एक तो ब्लड, दूसरा लिम्फ, है ना। ब्लड है और दूसरा कौन है आपका, लिम्फ। अब देखो, सबसे पहले ब्लड के बारे में स्टडी करेंगे और इसी में अपन लिम्फ के बारे में भी स्टडी कर लेंगे इसी चैप्टर के अंदर, ठीक है। लिम्फ, जैसे आपका ब्लड में क्या, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, उसीलिए लिम्फ के लिए भी एक सिस्टम है, उसको बोलते हैं लिम्फैटिक सिस्टम, है ना। दोनों सिस्टम यहाँ पे देखेंगे अपन, ठीक है। और एक एक चीज हमें देखना है कि ब्लड में जो आपका होता है आर्टरीज होता है, वेन्स होता है ना, कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, सब चीजें हम अभी इस चैप्टर में देखेंगे। चलो, तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ब्लड की डिस्कवरी किसने की, ये सब है ना। तो शुरुआत में आपका इंट्रोडक्शन है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, देखो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। पहला ब्लड, दूसरा लिम्फ, है ना। आप जानते हो बोन हो गया, कार्टिलेज, ब्लड, ये सबको क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। सबको क्या बोलते हैं अपन, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब देखो, स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमाटोलॉजी, है ना। प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन इज कॉल्ड हीमोपोएसिस, क्या बोलते हैं उसको, हीमोपोएसिस। और ये कहाँ पे होता है आपका, बोन मैरो में, ठीक है। कलर कैसा है ब्लड का आपका, रेड। किसके कारण, हेमोग्लोबिन के कारण। पीएच क्या है आपका 7.4, स्लाइटली अल्कालाइन। पाई वेट हमारे बॉडी का है 7 से 8% बनाता है। और वॉल्यूम आपके मेल में कितने होना चाहिए, 5 to 6। और फीमेल में 1 लीटर आपका कम होता है, 4 to 5। क्लियर है। अब आगे देखो, ब्लड को अपन कनेक्टिव टिश्यू तो बोलते हैं, लेकिन कैसा बोलते हैं, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। अब यहाँ पे बस अभी 3 पॉइंट आप समझ लो, क्योंकि फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं, यह कहानी फिर से आपको बताऊंगा कहाँ पे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। बोन वगैरह के बारे में मेनली वहीं पे पढ़ना है हमें, ठीक है। ठीक है, बोन के बारे में, कार्टिलेज के बारे में, वो सब के बारे में वहाँ पढ़ोगे आप, ठीक है। तो इसको अपन, क्योंकि ये सब कनेक्टिव टिश्यू में ही आता है आपका, ब्लड के बारे में भी वहाँ पे थोड़ा समरी पढ़ेंगे, कहाँ पे, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में। ये सब कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है, बोन, कार्टिलेज, ब्लड, है ना, ये सब देखो। इसको अपन क्या बोलते हैं, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। तो 3 बातें इसके लिए। पहला क्या लिखा हुआ है, सेल्स ऑफ ब्लड हैव नो पावर ऑफ डिवीजन। आप जानते हो कि आरबीसी का लाइफ स्पैन है, कितना होता है, 120 डेज। 120 डेज के बाद इसका क्या हो जाता है, डेथ। मतलब न्यू आरबीसी बनाना होगा आपको, है ना। तो इस सेल में पावर ऑफ डिवीजन नहीं है, इसके कारण भी इसको क्या बोलते हैं, पहला अपन फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा, फाइबर्स आर कंप्लीटली एब्सेंट इन ब्लड। ब्लड में कोई भी फाइबर्स नहीं होता है, जबकि बाकी जो कनेक्टिव टिश्यू है सब में क्या मिलता है, फाइबर। पढ़ेंगे उसमें, इसमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में कॉलेजन फाइबर्स होता है, इलास्टिक फाइबर्स होता है ना। ये फाइबर्स इसमें बिल्कुल क्या होते हैं, एब्सेंट। अगला देखो, मैट्रिक्स ऑफ ब्लड, मतलब किसकी बात हो रही है, प्लाज्मा की। मैट्रिक्स मतलब समझते हो ना, फ्लूइड वाला कंपोनेंट है ना। तो ब्लड का फ्लूइड वाला कंपोनेंट कौन है आपका, प्लाज्मा। इज प्रोड्यूस्ड एंड सिंथेसाइज्ड बाय लिवर एंड लिम्फॉइड ऑर्गन्स। अब देखो होता क्यों, इसमें क्या स्पेशल है। बाकी जो भी कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे, है ना, उसमें देखोगे आप कि उसके खुद के कोई सेल्स होते हैं जो उसका क्या बनाता है, मैट्रिक्स। तो बाकी कनेक्टिव टिश्यू है, उसमें उसके खुद के कुछ स्पेशलाइज सेल्स होंगे जो क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसका मैट्रिक्स कौन बना रहा है, लिवर एंड लिम्फॉइड ऑर्गन्स। क्लियर है। इन 3 कारणों से अपन इसको क्या बोलते हैं, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है। अब देखो, मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। जो पूरे आप ब्लड का कंपोजिशन देखो तो कितना बनाता है प्लाज्मा, 55%। और प्लाज्मा के अलावा दूसरा कौन होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, है ना। फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब सारे सेल्स आपके। देखो, ब्लड का जब आप कंपोजिशन देखोगे, ठीक है, तो ब्लड में दो ही चीज़ है। एक तो आपका क्या है, प्लाज्मा, है ना। और प्लाज्मा के बाद दूसरा कौन है आपका, देखो। तो ब्लड का अगर कंपोजिशन देखें अपन, एक इसमें क्या है आपका, प्लाज्मा। और दूसरा बोलते हैं अपन फॉर्म्ड एलिमेंट्स, क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में ये आपके सारे कौन आ जाते हैं, सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। ठीक है। अब सबके अलग अलग नाम भी आप जानते हो। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, एरेथ्रोसाइट्स, क्या बोलेंगे सॉरी, आरबीसी को सॉरी, हाँ, आरबीसी को क्या बोलेंगे अपन, एरेथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, है ना। और प्लेटलेट्स को अपन थ्रोम्बोसाइट। क्लियर है। आरबीसी एरेथ्रो, एरेथ्रो से ही पता चल जाता है रेड, है ना। ठीक है। तो फाइको एरेथ्रिन पढ़ा है ना, याद है ना, याद है ना, फाइको एरेथ्रिन, जहां पे एरेथ्रो हो गया मतलब रेड, है ना। तो आरबीसी को क्या बोलते हैं, एरेथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। ये सब आपको नोट्स में जो बोला ना वहाँ पे सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो, प्लाज्मा जो है ना,
यह बनाता है आपके पूरे ब्लड का कितना 55%, बच जो गया कितना आपका 45%, यह 45% ये बनाता है। क्लियर है? चलो आगे देखो। प्लाज्मा का कलर देखो, अगर ब्लड का कलर कोई पूछेगा तो आपको तो रेड बोलना है, लेकिन अगर ब्लड से हमने किसको निकाल लिया, बस प्लाज्मा को, तो उसका कलर कैसा दिखेगा आपको, पेल येलो कलर्ड, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें एक पिगमेंट होता है जो आपने पढ़ा होगा डाइजेशन चैप्टर में, बिलीरुबिन, है ना। पाइल सॉल्ट आपने पढ़ा होगा, पाइल पिगमेंट आपने पढ़ा होगा, तो बिलीरुबिन एक बाइल पिगमेंट से है ना। यह आपके कहाँ पे प्रेजेंट है, प्लाज्मा में, जिसके कारण आपके प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, पेल येलो या स्ट्रॉ कलर। स्ट्रॉ समझते हो, पीने वाला नहीं, वो जो राइस वगैरह को हटा के उसके बाद जो बचता है ना, पुआल जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसको स्ट्रॉ कैसा कलर का होता है, येलो होता है ना। वही पेल येलो कलर का, आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, सीधे याद रखना है क्या हमें, है ना। बहुत लोग नहीं जानते होंगे क्या होता है, तो सीधा बात याद रखना आपको, ये येलो कलर का होता है, ठीक है। और बिलीरुबिन को अपन क्या बोलते हैं, यूरो बिलिनोजेन। आगे देखो, अब अपन देखते हैं ब्लड ग्रुप, है ना, कि कैसे कैसे आप ब्लड ग्रुप को डिसाइड कर सकते हो। उससे पहले हिस्ट्री है कि किसने डिस्कवर किया पूरे ब्लड ग्रुप का, है ना। तो एबीओ जो ब्लड ग्रुप है, अपन नाम क्या देते हैं, एबीओ सिस्टम। हमारे अंदर जो ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है उसका नाम क्या है, एबीओ सिस्टम। एबीओ नहीं बोलेंगे, एबीओ, क्योंकि चारों आ जाता है इसमें, बी ए बी एंड ओ, ठीक है। इस सिस्टम को दिया था लैंड स्टीनर ने, कब, 1901 में। तो ब्लड ग्रुप ए बी ओ तीन का डिस्कवरी हो गया था 1901 में। एक बच गया जो आपका ए बी, उसका डिस्कवरी एक साल बाद हुआ था, कब, आपका 1902 में। और इन्हीं के स्टूडेंट ने, है ना, उनका नाम क्या था, डी कैस्टेलो एंड स्टर्ली, इन्होंने इसका डिस्कवरी किया था, किसका, ए बी का। ए बी ओ किया लैंड स्टीनर ने, और ए बी उन्हीं के स्टूडेंट ने, उन्हीं के अंदर काम कर रहा था, मतलब उसने किया था एक साल बाद। उसका नाम क्या था, डी कैस्टेलो एंड स्टर्ली। क्लियर है? अब आगे देखो, एबीओ सिस्टम इंक्लूड्स ब्लड ग्रुप्स ए बी ओ एंड ए बी। अब यहां से कहानी शुरू हो गया एंटीजन एंड एंटीबॉडी का, है ना, ठीक है। देयर आर सर्टेन मॉलिक्यूल्स ऑन द surfaces of all cells in the body that can be recognized as foreign by the immune system of another individual, hence can generate immune response from the later. These molecules are known as antigens. आप जानते हो जो भी आपके सेल्स है उसके सरफेस पे क्या मिलता है, एंटीजन, है ना। अब जैसे ब्लड ही ले लो, ब्लड है हमारा आरबीसी, आरबीसी के सरफेस पे भी एंटीजन है आपका, बताया था मैंने पहले भी शायद, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, है ना। अब मान लो मेरा ब्लड है, मेरे आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन है, इस ब्लड को आप किसी दूसरे इंडिविजुअल के अंदर डालोगे तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा, फॉरेन, फॉरेन हो जाएगा ना। और एंटीजन उसके लिए क्या हो जाएगा, फॉरेन। उसका बॉडी तुरंत उसके खिलाफ क्या जनरेट कर देगा, एंटीबॉडी, मतलब इम्यून रिस्पॉन्स, है ना, करेगा ना जनरेट। इसीलिए तो ब्लड अपन किसी को किसी का नहीं चढ़ा देते हैं, अपन पहले क्या मिलाता है, कंपैटिबिलिटी, है कि नहीं। तो कोई भी एंटीजन जो अपना है तो अलग बात है ना। आपका कोई भी एंटीजन अगर किसी दूसरे के बॉडी में जाएगा तो उसके लिए वो क्या कहलाएगा, फॉरेन, है ना। नॉन सेल्फ बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, नॉन सेल्फ। तो खुद के अंदर है उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ एंटीजन। जो दूसरे के अंदर जाएगा उसको क्या बोल देंगे, नॉन सेल्फ, है ना। तो देखो, यही बोल रहा है कि हर सेल के सरफेस पे कुछ ऐसा मॉलिक्यूल्स होता है जो अगर दूसरे इंडिविजुअल के अंदर जाए, दूसरा वाला इंडिविजुअल उसको कैसे ट्रीट करेगा, एज अ फॉरेन, और उसके खिलाफ क्या दे देगा, इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब उसके खिलाफ क्या बना देगा, एंटीबॉडी। इम्यून रिस्पॉन्स करने का मतलब क्या होता है, एंटीबॉडी। अब देखो, as part of immune response, particular lymphocytes, B lymphocyte, secrete a class of proteins called antibodies that bind in a specific fashion with antigens. अब जब आप वो लेक्चर देखोगे तो इसी में आपको दिख जाएगा, WBC का ही टाइप होता है आपका लिम्फोसाइट्स। कौन होता है, लिम्फोसाइट्स, है ना। और लिम्फोसाइट्स में दो आते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। तो आप देखोगे उसको पूरा, वहाँ पे आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा। WBC का ही टाइप होता है लिम्फोसाइट्स, है ना। और लिम्फोसाइट दो टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट है ना, वही आपका सिक्रेट करता है क्या, एंटीबॉडी। याद रखने का, कौन सिक्रेट करता है, बी लिम्फोसाइट, एंटीबॉडीज हमेशा बनाएगा। तो देखो, लिम्फोसाइट दो टाइप का है, पहला आपका बी लिम्फोसाइट्स, दूसरा आपका टी लिम्फोसाइट्स, है ना। अब देखो कहीं कहीं पे ना ऐसा भी लिख देगा, बी सेल्स और टी सेल्स। आई बात समझ, बी सेल्स एंड
टी सेल्स। जो एंटीबॉडी बनाने का काम करता है वो हमेशा बी लिम्फोसाइट करता है। कौन? बी लिम्फोसाइट। और ये एंटीबॉडीज हमेशा किससे इंटरेक्ट करता है? एंटीजन से। किससे? एंटीजन, है ना। तो टी लिम्फोसाइट क्या करता है? इसको हेल्पर बोलते हैं, यह हेल्प करता है। आप ये भी 12th में पढ़ोगे आप, है ना। पूरा का पूरा चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, है ना। उसमें आप देखोगे कि टी लिम्फोसाइट अगर ना हो तो बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज नहीं बना सकता है। ठीक है। मतलब बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करने का काम करता है कौन? आपका टी लिम्फोसाइट। ठीक है। तो लेकिन सिक्रीट हमेशा एंटीबॉडीज करेगा कौन? आपका बी लिम्फोसाइट। ठीक है। यह एंटीबॉडीज ही जाके, और ये भी याद रखो, नेचुरल एंटीबॉडी हमारे बॉडी में होता है, लेकिन एंटीबॉडी हमेशा, न्यू एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हमेशा इसके खिलाफ होगा? एंटीजन के खिलाफ। जब कोई एंटीजन जाता है ना, अब एंटीजन बहुत लोग समझ रहे होंगे क्या है एंटीजन। समझो, कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, कोई भी फॉरेन मटेरियल जो आपके बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, दैट इज एंटीजन। वो कैसे एक्ट करेगा? एंटीजन की तरह। आ रही बात समझ? और उसके खिलाफ हमारा बॉडी तुरंत क्या बनाएगा? एंटीबॉडीज। ठीक है। और वह एंटीबॉडीज क्या करता है? एंटीजन को किल कर देता है। किल मतलब न्यूट्रलाइज कर देगा जाके, है ना। तभी तो आप बचे हुए अभी तक इस रूम में भी। अभी हजारों बैक्टीरिया है, लेकिन आपका इम्यून सिस्टम उससे लड़ रहा है। लड़ रहा है ना। कैसे लड़ रहा है? क्योंकि हमारा बॉडी उसको एंटीबॉडीज बना बना के क्या कर रहा है? खत्म कर रहा है। और सारे तरीके हैं, फिजिकल बैरियर्स है, स्किन के थ्रू ये अंदर नहीं घुसने दे रहा है ना। केमिकल बैरियर्स है, हार्मोनल बैरियर्स है, बहुत सारे बैरियर प्रोड्यूस कर रहा है हमारा बॉडी। तो देखो, जैसे ही कोई एंटीजन जाता है बॉडी के अंदर, हमारा बॉडी क्या करता है? उसके खिलाफ क्या बना देता है? एंटीबॉडीज बना देता है। और वह एंटीबॉडीज उस एंटीजन से जाके क्या करेगा? बाइंड करेगा और उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। क्लियर है? आगे देखो, द मेम्ब्रेन्स ऑफ आरबीसी ऑल्सो पजेस सेवरल एंटीजेंस। मतलब दो एंटीजन मेनली मिलता है उस पर, है ना। दो से ज़्यादा होते हैं, लेकिन मेनली हमें दो पढ़ना है, ए एंड बी। एच एंटीजन भी होता है। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन्स ऑफ आरबीसी, वेरियस टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग हैव बीन डन, है ना। टू सच ग्रुपिंग्स आर द एबीओ एंड दूसरा कौन सा? आपका आरएच। बोथ आर वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और भी ब्लड सिस्टम होते हैं, एमएन ब्लड सिस्टम होता है, लेकिन जो हम स्टडी करते हैं इसी दोनों का करते हैं, एबीओ एंड आरएच। ठीक है। अब आ गया आपका एबीओ ग्रुपिंग। ABO blood grouping is based on the presence of two surface antigens, antigen present on the surface of RBC, है ना, namely antigen A and antigen B. Similarly, the plasma of different individuals also contain two natural antibody called antibody A and antibody B. ठीक है। एंटीजन को दूसरा नाम क्या दे सकते हैं अपन? एग्लूटिनोजेन। और एंटीबॉडी को क्या बोल सकते हैं? एग्लूटिनिन। ठीक है। अब देखो, ध्यान देना, फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग किसको बोलेंगे? लैंड टिनर को। ब्लड ग्रुपिंग एंटीजन एंड एंटीबॉडी आर स्पेशल टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। वो कुछ अलग नहीं है। क्या होता है आपका एंटीजन एंटीबॉडी? ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ठीक है। अब देखो, अब अपन अगले आधे घंटे बस सुनते हैं, है ना। और ढंग से सुनो, जिसको डाउट होगा पूछेगा मेरे से। ठीक है। चलो, अपन देख रहे हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। क्या देख रहे हैं? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। तो तीन बातें आपको याद रखना है। सबसे पहले तो अपन बोलते हैं ना कि इसका ब्लड ए है, बी है, जो भी है ना। जो ब्लड ग्रुप है आपका, दो तीन पॉइंट जो आपको याद रखना है सब, पीजी लिख रहा हूं मैं, मतलब ब्लड ग्रुप इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय, कौन डिसाइड करेगा? एंटीजन। कौन डिसाइड करेगा? एंटीजन। कहाँ प्रेजेंट वाला एंटीजन, ये बताओ? एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी सरफेस। तो एंटीजन हमेशा कहाँ प्रेजेंट होता है? आरबीसी के सरफेस पे, मतलब उसके मेम्ब्रेन पे। क्लियर है? उसके बाद दूसरी बात, एंटीबॉडीज हमेशा कहाँ प्रेजेंट होगा? एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा। कहाँ प्रेजेंट होगा? ये प्लाज्मा में। ठीक है। अब जब ब्लड ग्रुपिंग की बात करें तो दो एंटीजन होगा, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। हमें अभी इस दो एंटीजन से ज़्यादा मतलब है। और एक और एंटीजन आपको मिलेगा, उसको बोलते हैं आर एच एंटीजन। क्या बोलेंगे? आर एच एंटीजन। क्लियर है? अब देखो,
हमेशा जो एंटीजन होता है उसके खिलाफ क्या बनता है आपका एंटीबॉडी। मार्क कोई वर्ड्स मैं बोल रहा हूं उसके खिलाफ, अगेंस्ट है ना। मतलब एंटीजन ए के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनेगा उसका नाम क्या दे दे, एंटीबॉडी ए। क्या बोलेंगे इसको, एंटीबॉडी ए। इसको ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी, एंटी ए। अगर एंटी ए लिख दे तो एंटीजन नहीं है, क्या है, एंटीबॉडी है। क्या है, एंटीबॉडी, है ना। इसी तरह एंटीजन बी के खिलाफ जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, एंटीबॉडी बी बोलेंगे, है ना। या क्या बोल सकते हैं, एंटी बी। क्लियर है। उसी तरह आर एच एंटीजन के खिलाफ जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, आर एच एंटीबॉडी। क्या बोलेंगे, आर एच। ये बात समझ में आई। तो आपके आरबीसी के सरफेस पे तीन एंटीजन हो सकते हैं, एंटीजन ए, बी, आर एच एंटीजन। उसी तरह आपका तीन टाइप का एंटीबॉडी भी होगा, एंटीबॉडी ए, बी एंड आर एच। अब ध्यान रखो, इसमें कभी भी लाइक वाले एंटीबॉडी नहीं होंगे एक इंडिविजुअल के अंदर। मतलब मैंने अभी बोला कि एंटीजन ए के खिलाफ बनता है एंटीबॉडी ए, खिलाफ बोला ना। मतलब किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप अगर ए है, और ये भी आपको पता है कि एंटीबॉडी जो है आपका, ये कहाँ प्रेजेंट है, एंटीबॉडी आपके प्लाज्मा में। कहाँ पे, ये प्लाज्मा में है। और ये आपका आरबीसी के, ये कहाँ प्रेजेंट है, आरबीसी सरफेस। ठीक है, ये है आपके आरबीसी के सरफेस। क्लियर है। अब देखो अगर मान लो किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए है ना। मतलब हमेशा ब्लड ग्रुप कौन डिसाइड करता है, एंटीजन। कौन डिसाइड करता है, एंटीजन। मतलब मैंने बोला इसका ब्लड ग्रुप मान लो ए है, तो इसके आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजन है, ए। कौन सा एंटीजन, ए। मतलब इसके बॉडी में एंटीबॉडी ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। एंटीजन ए के खिलाफ बनता है कौन, आपका एंटीबॉडी ए। अगर इसका ब्लड ग्रुप ए है तो इसके बॉडी में पक्की बात है कि एंटीजन ए नहीं हो सकता है, मतलब एंटीबॉडी ए नहीं हो सकता है। हमेशा कौन सा एंटीबॉडी होगा, बी। कौन सा होगा, बी। कितनी बात समझ में आई। चलो अब आते हैं ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है, इसको देखते हैं। देखो मान लो एक इंडिविजुअल है उसका ब्लड ग्रुप क्या ले लिया हमने, ए। ए इसका ब्लड ग्रुप है ना। मतलब ये आरबीसी है इसका, इसके आरबीसी पे कौन सा एंटीजन है, ए एंटीजन है ना। अभी तो इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए। चलो हमने बोला कि किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, बी। मतलब इसके आरबीसी पे कौन सा एंटीजन है ना। हमने बोला कि किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, क्या है, ए बी। मतलब इसके आरबीसी पे ए भी है और बी भी है। क्लियर है। हमने बोला कि ओ, क्या बोला, ओ। मतलब यहाँ पे क्या है, नो एंटीजन। कोई भी एंटीजन यहाँ पे ये बात समझ में आई सबको कि जिसका ब्लड ग्रुप ए, उसके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन कौन सा, ए। जिसका बी उसके आरबीसी पे बी, ए बी पे दोनों होगा, और ओ में नो एंटीजन, है ना। अब इसका रेस्पेक्टिव अपन प्लाज्मा में क्या लिख लेते हैं, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कहाँ मिलेगा, प्लाज्मा में, है ना। तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी को भी लिखते हैं। उसका एंटीजन ए है तो पक्की बात है यहाँ पे एंटीबॉडी कौन सा होगा, इसमें एंटीबॉडी होगा। ठीक है। यहाँ पे एंटीजन बी है, यहाँ पे एंटीबॉडी कौन सा होगा, एंटीबॉडी लाइक वाले कभी भी नहीं हो सकते हैं। ए में ए कभी भी नहीं होगा, ठीक है। चलो इसमें ए और बी दोनों है, होगा ही नहीं। यहाँ पे क्या लिख दिया, नो एंटीबॉडी। यहाँ पे क्या होगा, नो एंटीबॉडी। और यहाँ पे दोनों होगा, एंटीबॉडी ए भी है और एंटीबॉडी बी भी है। दोनों होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपका क्या है एंटीजन नहीं है। क्लियर है। चलो
चलो देखो, इतनी बात समझ में आई सबको। अब आपने देख लिया कि एंटीजन कौन सा होगा और एंटीबॉडी कौन सा होगा, ठीक है, कहाँ पे कौन सा होगा। इसके बाद अब अगला आता है कि कौन किसको ब्लड दे सकता है ना। उससे पहले एक और चीज़ यहीं पे देख लेते हैं अपन। ये तो हो गया कि ए बी या ओ कैसे डिसाइड करोगे आप, ठीक है। अब अपन को ये देखना है कि पॉजिटिव निगेटिव कैसे होता है। तो पॉजिटिव निगेटिव हमेशा कौन सा फैक्टर बताता है? आर एस फैक्टर। आर एस फैक्टर ही बताएगा आपको क्या पॉजिटिव या नेगेटिव। यह आपका डिस्कवर हुआ था सबसे पहले किस मंकी में? रेसस मंकी में। इसलिए इस फैक्टर को क्या नाम दिया गया? आर एस फैक्टर। अब अभी बता दिया आपको, आर एस फैक्टर के लिए भी उसका एंटीजन होगा। उस एंटीजन को क्या बोलेंगे? आर एच एंटीजन। और उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी बनेगा उसको क्या बोलेंगे? आर एच एंटीबॉडी। क्लियर है? अब देखो हमने बोला कि किसी बंदे का ब्लड ग्रुप है ए, और ए में हमने बोल दिया ए क्या है? पॉजिटिव। ए पॉजिटिव बोला तो सबसे पहले तो ए है ना उसका, तो ए है तो इसके आरबीसी पे कौन सा एंटीजन होगा? ये होगा। अब हमने बोल दिया पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब आर एच एंटीजन भी है इस पे। कौन सा है? आर एच एंटीजन। तो इस पे ए भी है और कौन सा एंटीजन है आपका? आर एच एंटीजन, है ना। ये पॉजिटिव हो गया। हमने बोला इसी का ले लेते हैं, ए नेगेटिव है, इसका क्या है? ए नेगेटिव। तो ए है इसलिए ए तो होगा ही इस पे, लेकिन इस पे आर एच क्या है? एब्सेंट। मतलब जहां पे भी आपका इससे क्या निकल के आया? आर एच एंटीजन जहां प्रेजेंट हो, आर एच एंटीजन प्रेजेंट, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, है ना। और आर एच एंटीजन एब्सेंट, अगर यह एब्सेंट क्या हो जाएगा? क्लियर है? आर एच एंटीजन है, एंटीजन इज ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। तो देखो, तो आपका अगर आर एच होगा तो क्या बोल देंगे? पॉजिटिव। नहीं है तो नेगेटिव। क्लियर है? चलो अब इससे ही कोरिलेटेड एक और बात पढ़ लेते हैं अपन, है ना, कि हम ओ पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? गलत। ओ नेगेटिव को बोलते हैं अपन क्या? यूनिवर्सल डोनर, है ना। ये भी पॉइंट आप नोट कर लो। अपन ओ नेगेटिव को क्या बोलते हैं? चलो देखो सुनो, ओ नेगेटिव क्या है आपका? हाँ, हाँ देखो, ओ नेगेटिव को अपन क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। और ओ ए बी पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? ए बी पॉजिटिव को बोलते हैं, ठीक है। ओ नेगेटिव को क्या बोलेंगे अपन? और ए बी पॉजिटिव को क्या बोलेंगे? इसमें आप गलत कर दोगे, अगर ओ पॉजिटिव बोल दिया आपने तो गलत हो गया आपका, ठीक है। अब देखो क्यों ऐसा, इसको भी समझते हैं ऐसा क्यों, है ना, कि ओ पॉजिटिव को क्यों नहीं बोल सकते हैं, ओ नेगेटिव को ही क्यों बोलेंगे, ठीक है। बात समझो। चलो पहले ले लेते हैं अपन, मान लेते हैं, है ना। चलो इस बात को इतना समझ में आ गया आपको। इससे पहले ये समझ लेते हैं कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, फिर उस पर आते हैं अपन, ठीक है। चलो एक इंडिविजुअल यहाँ पे है आपका ए, है ना। बातें नहीं करो, सुनो। जब आप ब्लड डोनेशन की बात करोगे, इसकी ब्लड डोनेशन की, तो दो चीज़ देखना है आपको, है ना। जो रिसिपिएंट है या जो एक्सेप्टर है ना। रिसिपिएंट आर लिख रहा हूँ और डी से क्या लिख रहा हूँ? डोनर। आर फॉर रिसिपिएंट, डी फॉर डोनर। रिसिपिएंट का अपन को क्या देखना है? एंटीबॉडी। चेक फॉर एंटीबॉडी ऑफ रिसिपिएंट। और उसके रेस्पेक्ट में डोनर का क्या देखेंगे अपन? एंटीजन। क्या देखेंगे? तो ब्लड डोनेशन के केस में आपको देखना है, जब आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो हमें क्या चेक करना है? रिसिपिएंट का एंटीबॉडी और डोनर का एंटीजन। क्लियर है? क्लियर है? अब सुनते जाओ। अब देखते हैं कि कौन किसको ब्लड दे सकता है। एक इंडिविजुअल लिया हमने ए, कौन सा? ए। इसको कौन कौन ब्लड दे सकता है ये देखना है हमें। तो ही बोला मैंने, रिसिपिएंट का क्या देखना है? एंटीबॉडी। ये आपका रिसिपिएंट है, इधर कौन है आपके? डोनर। डोनर हम चारों को ले लेते हैं, ए बी, ए बी एंड, अभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देख रहे हैं अपन, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव भी देखेंगे थोड़ी देर में। पॉजिटिव नेगेटिव में बस इतना याद रखो, पॉजिटिव वाला ब्लड किसको दे सकता है? पॉजिटिव को। नेगेटिव वाला लगभग सबको। जैसे ओ नेगेटिव की बात करेंगे
ओ पॉजिटिव सबको दे सकता है, लेकिन किसको? पॉजिटिव वाले को। ओ नेगेटिव सबको दे सकता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ठीक है, अब चलो देखो चेक करते हैं अपन कौन किसको दे सकता है। चलो ए है इसका ब्लड ग्रुप, इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सा है भाई? एंटीबॉडी कौन सा है? एंटीबॉडी कौन सा है? टी। ठीक है, तो हमें डोनर का क्या चेक करना है? एंटीजेन। और रिसिपिएंट का एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी लिख लिया इसका। चलो इसका देखो तो एंटीजन क्या है? ए। इसका इसका ए एंड, और इसका नो एंटीजन। क्लियर है? नो एंटीजन। चलो देखो ए और इधर क्या है? बी। दे सकता है कि नहीं? आराम से। लाइक वाला नहीं दे सकता हमेशा, सिंपल सा रूल है। ए होता तो नहीं दे पाता है ना। इधर ए है, इधर क्या है? बी। आराम से दे सकता है। ठीक है चलो इधर बी है, इधर भी क्या है? बी। इसको दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है ना। चलो यहाँ पे ए और बी दोनों हैं, दे सकता है? नहीं दे सकता। ए तो बच जाएगा, लेकिन बी वाले को तो किल कर देगा ना। नहीं दे सकता ना। ठीक है, यहाँ पे तो कोई एंटीजन ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से इसको ब्लड दे। तो ए ब्लड ग्रुप जिसका होगा उसको कौन कौन दे सकता है? ए वाला और। क्लियर है? चलो सेम कहानी देखते हैं किसके लिए? अब बी वाले के लिए। रिसिपिएंट कौन है आपका? अब बी। इसका क्या देखना है हमें? एंटीबॉडी। इसका एंटीबॉडी कौन सा होगा? चलो फिर से चारों लेते हैं, ए बी, ए बी एंड। क्लियर है? चलो अभी विश्वास करके दिखाया कौन किसको दे सकता है, जल्दी आ। हाँ हाँ जल्दी आ, चल बता कौन किसको, कैसे कैसे कौन कौन दे सकता है इसको ब्लड। हाँ हाँ, तेरे को ही बुला रहा हूँ अभी, चलो। एंटीबॉडी तो इसका देखना ही नहीं है हमें, एंटीजन देख सीधा। हाँ तू कर, मैम अपना बांटेगी, चल। अभी आके मिलता हूँ आपसे, लिस्ट एक बार दो मेरे को। हाँ देख यहाँ पे क्या है? एंटीजन इसका, ए एंटीजन है, उधर एंटीबॉडी भी है, नहीं दे सकता। ठीक है, हाँ 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 हाँ, चलो ठीक है। हाँ सही बताया इसने। इसको कौन कौन दे सकता है? बी और ओ, है ना, क्योंकि यहाँ एंटीजन ए है, वहाँ पे एंटीबॉडी ए है, नहीं दे सकता। क्लियर है? यहाँ पे एंटीजन क्या है आपका? ए। एंटीबॉडी ए, नहीं दे सकता। यहाँ पे एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए, दे सकता है। ए नहीं दे सकता, ए उसको आराम से दे सकता है। चलो अगला कंडीशन किसका है आपका? ए बी का। ए बी है ना, यहाँ पे क्या है आपका? नो, वो सब दे सकता है ब्लड। हाँ ठीक है, नो एंटीबॉडी। ठीक है, इसको ब्लड, क्योंकि एंटीबॉडी ही नहीं है, क्या नहीं है, अब दे सकता है इसको, है ना। चलो लास्ट कौन सा है आपका? ओ, है ना। यहाँ में देखो दोनों एंटीजन है, क्या नहीं है? नो एंटीजन, पक्का? नो एंटीबॉडी। सुनो सुनो, यहाँ पे क्या नहीं है? नो एंटीजन। ठीक है, अब बात समझो। इधर अगर ए लेते हैं अपन, बी लेते हैं, है ना, ठीक है, सुनो, एंटीजन तो नहीं है उसके पास, पक्का? एंटीबॉडी दोनों है उसके पास, ए भी और ए भी। अब दोनों एंटीबॉडी है तो ये तो नहीं दे सकता इसको, ए भी नहीं दे सकता, ए भी नहीं दे सकता। सिर्फ कौन दे सकता है इसको? ओ वाले को ब्लड कौन दे सकता है? बस ओ। लेकिन भगवान ने भी सब कुछ सोच समझ के बनाया है ना। आप देखोगे इकलौता ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसको एक ही दे सकता है, कौन? आपका ओ। लेकिन नंबर वाइज देखोगे सबसे ज्यादा नंबर भी किसका है? ओ का।
ठीक है। सबसे ज़्यादा कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ। अब क्लास में देखो कितने का ओ है, जल्दी हाथ उठाओ। इधर भी है ना? ठीक है। हाँ, उससे मतलब नहीं है, ओ है ना? ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, सबसे मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है आपका? ओ। ठीक है। लेकिन ओ को दे कौन सकता है? बस ओ वाला। अब ध्यान रखो, पॉजिटिव नेगेटिव का रोल देखते हैं अब, ठीक है। अब आते हैं उस पर कि पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगा। इधर देखो, मान लो, सुनो, बात मत करो। ये देखो, इस बंदे का ब्लड ग्रुप क्या है? ए पॉजिटिव ले लेते हैं, क्या लेते हैं? ए पॉजिटिव। ठीक है। मतलब इस पे ए भी है और आर एच भी। अब देखते हैं कि इसको ब्लड देना है ओ पॉजिटिव वाले को देना है, तो ओ में नो एंटीजन, पहली बात। लेकिन क्योंकि पॉजिटिव है तो इस पे क्या होगा? आर एच। आर एच तो होगा ना, है ना? ये इसको ब्लड देगा, कोई दिक्कत है क्या? यहाँ भी आर एच पहले से, यहाँ भी आर एच है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? जितने पॉजिटिव है सबको दे सकता है कौन? ओ। लेकिन देखो, अब इसको हमने इसी को कर दिया ए नेगेटिव। अब यहाँ पे ए तो है अभी भी, लेकिन आर एच क्या है? एब्सेंट है ना? चलो, अब इसी ओ पॉजिटिव वालों को बोलते हैं भाई इसको तो ब्लड डोनेट कर। क्यों जानते हो? ये आर एच एंटीजन इसके अंदर आ जाएगा। कौन एंटीजन आएगा इसके अंदर? आर एच एंटीजन। जैसे ही आर एच एंटीजन आएगा, ये इसका बॉडी क्या बनाएगा? आर एच एंटीबॉडी, और इसके आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगा, है ना? लेकिन ओ नेगेटिव को लगा के देखो, कोई इशू है? इस पे तो ना ए है, ना बी है, ना आर एच है, आराम से इसको दे सकता है ना? इसीलिए आपका ओ नेगेटिव क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर, ताकि ओ पॉजिटिव। क्लियर है? चलो, उसके बाद अब अगला कॉन्सेप्ट देखो। कितनी बात समझ में आई कि ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है? हमने अभी यही देखा कि हमेशा ब्लड ग्रुप को डिसाइड करता है एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। उस एंटीजन के खिलाफ प्लाज्मा में भी एंटीबॉडी होते हैं। तो एंटीजन हमने मेनली देखा, एंटीजन ए एंड बी, है ना? उसके बाद देखा कि कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, और हमेशा पॉजिटिव वाले किसको ब्लड डोनेट करेंगे? पॉजिटिव वाले को ही। और नेगेटिव ओ अगर होगा तो सबको वो ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है। अब देखो आगे, जो हमारा एबीओ ब्लड सिस्टम है ना? एबीओ ब्लड सिस्टम जो है हमारा, यह मल्टीपल एलिज्म का एग्जांपल है। किसका? मल्टीपल एलिज्म। ठीक है। प्लस यह को डोमिनेंस का भी एग्जांपल है। किस चीज का? ये आप ट्वेल्थ में पढ़ोगे, बस आपको भी बता दे रहा हूँ। एबीओ ब्लड सिस्टम मल्टीपल एलिज्म का भी एग्जांपल है, इतना आप याद रखोगे। और को डोमिनेंस का भी एग्जांपल है ना? अब मल्टीपल एलिज्म क्या होता है? सबसे पहले इसके लिए आपको टर्म समझना होगा, कौन सा? अलील। अलील आपने सुना होगा, है ना? हम लोग डिप्लॉयड है कि हैप्लॉयड है, ये बताओ। डिप्लॉयड है, ठीक है। तो एक साथ ये समझ लो कि जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है, उसके बॉडी में एक जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं। एक जीन के क्या होंगे? दो अल्टरनेटिव फॉर्म। पक्की बात है, एक मदर से आएगा, एक फादर से। जैसे आप मदर को लिखते हो तो क्या लिखते हैं? एक्स एक्स, है ना? लिखते हो ना? मतलब एक ही जीन के दो अलील होते हैं। हम लोग डिप्लॉयड है ना, तो हमारे बॉडी में एक जीन के कितने अलील होंगे? दो। कोई ट्रिप्लॉयड होगा तो उसके बॉडी में एक जीन के तीन, कोई टेट्राप्लॉयड होगा तो चार। लेकिन हम क्योंकि डिप्लॉयड है, हो सकता है हमारे बॉडी में ऐसे भी जीन हो जिसके दो से ज्यादा अलील हो। लेकिन हमारे बॉडी में एक टाइम में कितने प्रेजेंट हो सकते हैं? दो ही। उसके पास है तीन, लेकिन कॉम्बिनेशन में कितना हो सकता है? दो, क्योंकि हम लोग क्या है? डिप्लॉयड, है ना? तो देखो, नॉर्मली हम लोग डिप्लॉयड है, तो एक जिन के कितने अलील होने चाहिए? एक जिन के कितने अलील होते हैं? दो। ठीक है। लेकिन जो आपका एबीओ ब्लड सिस्टम को कंट्रोल करता है ना? जो एबीओ ब्लड सिस्टम को कंट्रोल करता है, उस जीन का नाम है आई जीन। क्या नाम है? तो जीन इसको कंट्रोल करेगा, उस जीन का नाम क्या है? आई जीन। और इस आई जीन के दो अलील नहीं, तीन अलील है। कितने? तीन। आई ए, आई बी, और एक आई नॉट बोलते हैं, या स्मॉल आई। कितने अलील है? तीन। ए, बी, आई नॉट और आई। ठीक है। तो अभी देखा हमने कि हम डिप्लॉयड है, तो हमारे बॉडी में एक जिन के कितने अलील होंगे?
दो। यहाँ पे आई के कितने अलील है? तीन। तो जहाँ पे भी एक जीन के दो से ज़्यादा अलील हो उसको बोलते हैं मल्टीपल एलिज्म। क्या बोलेंगे? मल्टीपल एलिज्म। वन जीन हैविंग मोर देन टू अलील्स, वन जीन हैविंग मोर देन टू अलील्स इज कॉल्ड मल्टीपल एलिज्म। पहली बात। दूसरी बात, इसके तीन जीन तो है, लेकिन हमारे बॉडी में एक साथ कॉम्बिनेशन में कितने हो सकते हैं? दो ही हो सकते हैं, है ना। अब उसको देखते हैं। देखो अब इसमें जो आपका आई ए आई बी ये सब, इसका देखो, पहला कौन सा आपका? आई ए, दूसरा, तीसरा आई नॉट या अब देखो यह दोनों जो है आपका, कौन कौन? इस दोनों को हम बोलते हैं डोमिनेंट। क्या बोलेंगे? और इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलेंगे? ठीक है। अब डोमिनेंट रिसेसिव क्या होता है ये समझो। ये सब टर्म्स सुन लो, बाद में भी हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे आप टॉल प्लांट के लिए क्या लिखते हो? कैपिटल टी। तो क्या हो गया? टॉल। यह डोमिनेंट कंडीशन दिखाता है, ठीक है। स्मॉल टी क्या दिखाता है? यह रिसेसिव कंडीशन दिखाता है। इसके बीच में एक और अलील हो सकते हैं इसके, कैपिटल टी या स्मॉल टी। ये भी क्या दिखा रहा है? टॉल। और ये भी क्या हो गया? डोमिनेंट। टॉल जहां भी होगा डोमिनेंट होता है। टॉल जो होगा क्या होगा? डोमिनेंट। स्मॉल क्या होगा? रिसेसिव। अब देखो, जब हमने कैपिटल टी लिखा है ना, तब तुमने क्या लिखा? कैपिटल टी, कैपिटल टी। तो इसको बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट। क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। मतलब दोनों एक ही जैसा है ना। तो देखो, जब दोनों सेम ही होता है तो उसको होमोजाइगस बोलते हैं। दोनों कैपिटल टी है ना, तो होमोजाइगस। और कैपिटल टी क्या दिखा रहा है? टॉल। तो इसलिए क्या बोल देंगे? डोमिनेंट। तो इसको बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट। दूसरा देखते हैं, स्मॉल टी। ये भी तो होमोजाइगस ही है ना, तो ये तो लिख दिया हमने होमोजाइगस, लेकिन क्या बोल दे इसको अपन? रिसेसिव बोल सकते हैं। तीसरा देखो तो क्या है? कैपिटल टी या स्मॉल टी, ये अलग है ना। हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे? हेट्रोजाइगस। क्या बोलेंगे? हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। ये बात समझ में आई? जहां भी टॉल होगा उसको डोमिनेंट बोलेंगे, ठीक है। ठीक है। और जहां भी टॉल होगा क्या बोलेंगे? डोमिनेंट। और क्योंकि सेम होगा तो होमोजाइगस, अलग अलग हो गया तो हेट्रोजाइगस। अब ये देखो आप, यही आपको समझना है। यहाँ पे देखो, कैपिटल टी को हमने स्मॉल टी को लिया हमने, है ना। कैपिटल टी स्मॉल टी को, सॉरी, कैपिटल टी स्मॉल टी में स्मॉल टी भी और कैपिटल टी भी है। तो होना क्या चाहिए था? प्लांट ना टॉल होना चाहिए था ना स्मॉल, बीच में होना चाहिए था, होना चाहिए था ना। फिर भी हमने क्या लिखा वहाँ पे? टॉल। होना चाहिए था बीच में, दोनों का कैरेक्टर आना चाहिए था ना। तो प्लांट बीच का हाइट का होना चाहिए था, लेकिन कैसा आया? टॉल। इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि जब ए पेयर में, जब ये देखेंगे ना डोमिनेंट रिसेसिव कैरेक्टर, जब आप ढूंढोगे तो कहाँ ढूंढ पाओगे? हेट्रोजाइगस कंडीशन में। होमोजाइगस में नहीं ढूंढ पाएंगे। होमोजाइगस में तो दोनों सेम है, डोमिनेंट ही है, दोनों छोटा है, रिसेसिव है। तो जब भी डोमिनेंट रिसेसिव कैरेक्टर ढूंढना, किसको देखेंगे? हेट्रोजाइगस वाले को, है ना। अब देखो, यहाँ पे हमने इसको लिखा टॉल। टॉल लिखा मतलब यह वाला खुद को एक्सप्रेस कर रहा है। एक्सप्रेस करना मतलब अपना प्रोडक्ट बना रहा है, लेकिन यह वाला खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है ना। तो ये आपको इसको ऐसे ही डिफाइन करना है, व्हेन इन अ पेयर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन वन जीन या वन अलील दैट इज एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड डोमिनेंट। और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा उसको क्या बोलेंगे? रिसेसिव। ठीक है। जैसे मान लो ये दोनों बैठा है, सारा काम यही डोमिनेट करता है, ये नहीं करता, तो इसको क्या बोल देंगे? डोमिनेंट। इसको क्या बोलेंगे? रिसेसिव। यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, तो स्मॉल टी अपने आप को कैपिटल टी के प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो स्मॉल टी क्या हो गया? रिसेसिव। कैपिटल टी क्या हो गया उसके ऊपर? डोमिनेंट, है ना। तो कैपिटल टी को यहाँ पे क्या बोल दिया हमने? डोमिनेंट। अभी इसका फेनोमेनन कैसा दिख रहा है? डोमिनेंट। क्लियर है? अब देखो, इसी तरह उन दोनों को क्या बोला हमने? डोमिनेंट। इसको क्या बोला? रिसेसिव। अब इसका मतलब क्या है? आई ए और आई बी अपने आप को क्या कर रहा होगा? एक्सप्रेस कर रहा होगा। आई नॉट जब भी इन दोनों के साथ होगा तो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होगा, ये होगा ना। अब एक्सप्रेस करना मतलब यहाँ क्या करता है? ये दोनों जो है ना, आई ए और आई बी, यह प्रोड्यूस करता है डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर्स। क्या करता है? प्रोड्यूस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर
ऑन आरबीसी सरफेस। ये आरबीसी के सरफेस पे क्या करता है, अलग अलग टाइप के शुगर बनाता है, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। इसका एक्सप्रेशन मतलब ये जीन जो आपका आई ए और आई बी जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, मतलब वो आरबीसी के सरफेस पे क्या बनाएगा, शुगर बनाएगा, है ना। यह डू नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, यह बनाता ही नहीं है, मतलब ये अपने आप को एक्सप्रेस क्या कर रहा है, नहीं कर पा रहा है। डू नॉट प्रोड्यूस मतलब ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसीलिए आई ए आई बी डोमिनेंट है और आई नॉट क्या है आपका रिसेसिव। अब देखो ये अपन देख रहे हैं क्या, जेनेटिक्स, है ना, मतलब कि कैसे जेनेटिक मैकेनिज्म है एबीओ ब्लड सिस्टम, तो देखो कैसे डिसाइड होगा। चलो सारा कॉम्बिनेशन लिखते हैं अपन, है ना। मान लेते हैं मदर से फादर से इधर ले लेते हैं अपन क्या, मदर इधर फादर, यहाँ पे लिखेंगे अपन जेनोटाइप और इधर लिखेंगे अपन फेनोटाइप। अब जेनोटाइप फिनोटाइप थोड़ा बहुत तो बता चुका हूँ मैं। जेनोटाइप मतलब जेनेटिक कंपोजिशन और फिनोटाइप मतलब जो देख क्या बता सको, है ना। तो चलो मदर से मान लेते हैं आया आई ए और फादर से ही मान लेते हैं क्या, आई ए, दोनों से वही मिल रहा है। तो जीनोटाइप क्या लिखे अपन, आई ए आई ए। ब्लड ग्रुप क्या हो गया आपका, क्लियर है। मान लेते हैं मदर से आया आई ए, फादर से आया आई बी, क्या आया आई बी। आपका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, पहले तो जेनोटाइप लिख ले, जेनोटाइप ही हो गया, ब्लड ग्रुप आपका ए बी। अब देखो तो ए भी और बी भी है, तो ब्लड ग्रुप क्या लिखा है ए बी, मतलब दोनों अपने आप को इक्वल क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। दोनों इक्वल है, कोई यहाँ पे किसी को डोमिनेट नहीं कर रहा है, दोनों अपने आप को इक्वल इक्वल कर रहा है, तभी तो क्या लिखा आपने ए एंड बी। आपका ब्लड ग्रुप क्या है ए बी, है ना। मतलब 50% एक्सप्रेशन किसका है, ए वाले का, 50% बी वाले का। जहाँ पे दोनों अलील अपने आप को इक्वल एक्सप्रेस करता है उस कंडीशन को ही बोलते हैं अपन कोडोमिनेंस। क्या बोलेंगे, बात समझ में आई, क्या बोलेंगे इसको, कोडोमिनेंस। दोनों अपने आप को इक्वली क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, इसको बोलेंगे कोडोमिनेंस, ठीक है। तीसरा मान लेते हैं, वहां से आया आई ए और यहां से आया आई नॉट, है ना। तो देखो यहाँ क्या लिखे आई ए आई नॉट, लेकिन ब्लड ग्रुप क्या होगा ए, क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गया और हेट्रोजाइगस में भी आई नॉट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है, मतलब ब्लड ग्रुप क्या हो गया, क्लियर है। चलो आते हैं, सुनो अगला लेते हैं आई बी। यहाँ से क्या आया आई बी, ठीक है, और यहाँ से भी क्या आया आई बी, तो क्या हो जाएगा आई बी आई बी, क्या हो गया ब्लड ग्रुप आपका, क्लियर है। अब आई ए आई बी तो ले चुके हैं पहले ही, ये ले चुके हैं ना। अब यहाँ मान लो आई बी लिखोगे, यहाँ ये लिखोगे, बात एक ही हो गया ना। तो इसको नहीं लिखते क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले ले रखा है, क्लियर है। इधर लिखते हैं हम आई बी आई नॉट, क्लियर है। यहाँ पे क्या होगा आई बी आई नॉट, ब्लड ग्रुप क्या हो गया। लास्ट कंडीशन देखते हैं कि यहाँ से भी आई नॉट है, यहाँ से भी आई नॉट है, अब इधर क्या हो गया आई नॉट ब्लड ग्रुप क्या हो गया, क्लियर है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है देखो, क्वेश्चन क्या आएगा, हाँ सुनो, क्वेश्चन क्या आएगा सुनते जाओ। पूछेगा कि एबीओ सिस्टम में, एबीओ ब्लड सिस्टम में कितने जीनोटाइप हैं, जीनोटाइप बताओ काउंट कर, और कितने फेनोटाइप हैं, ढंग से काउंट कर, कितने ही होंगे। अरे फेनोटाइप मतलब तुम्हारा चार ही ब्लड ग्रुप है ना, ए बी एंड ओ, तो फेनोटाइप कितने होंगे चार, जीनोटाइप कितने होंगे 1 2 3 4 5 6। अब तो 7 कैसे, अरे तो नहीं लिखा तो सेम है ना, वो सेम है ना, सेम वालों को रिपीट थोड़ी करेंगे अपन। वहां तुम अगर मान लो कि यहाँ पे तो लिख भी देगा तो सेम आएगा ना, यही आएगा ना, तो उसको रिपीट थोड़ी करेंगे अपन, है ना। तो कितने जीनोटाइप होंगे 6 और कितने फेनोटाइप 4, चार ही ब्लड ग्रुप है ना, आप देख के बता तो कौन कौन है ए बी एंड ओ, तो 4 आपके फेनोटाइप हो गए, 6 आपके जेनोटाइप हो गए। यह हो गया कैसे आपका जीन कंट्रोल करता है किस चीज को, आपके ब्लड ग्रुपिंग को, क्लियर है। हाँ निकालो ना, खुद से निकालो, क्या वो अलग, वो टर्म अलग होता है पहले, मतलब ज्यादा ना। हाँ मदर का क्या बोला तुमने,
आई ए, यही होगा मदर का, है ना। मदर का ए बी ब्लड ग्रुप बोला, फादर का क्या बोला तुमने, ए। ये जब भी होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप हमेशा किसको लोगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन को। ये सब सीखोगे ट्वेल्थ में, है ना। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है होमोजाइगस वाला को नहीं लेंगे। मतलब ए है, फादर का ए है तो दो ले सकते हैं ना अपन, आई ए या आई नॉट, ये दोनों ले सकते हो आप, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जब तक क्वेश्चन में दिया ना हो, अगर दिया हो तो ये लेंगे। अगर ऐसा दे दिया कि फादर इज होमोजाइगस, ऐसा करके दे दिया आपका, है ना, तो होमोजाइगस करके दे दिया तब तो आपको ही लेना है क्वेश्चन में। लेकिन जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो, आपको कौन सा कंडीशन लेना है, ए वाला। निकाल लो, निकल गया, हो गया। अदर का क्या है, आई बी। फादर का क्या है, आई नॉट, है ना। क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, मिला लो, देखो। एक बार में आई ए हो सकता है, उधर आपका आई ए, तो बच्चा का पहला ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, ए। दूसरा आई ए आई नॉट, क्या हो गया, ए। तीसरा क्या हो सकता है, आई ए आई बी, क्या हो सकता है बच्चा का, ए बी। चौथा क्या हो सकता है, आई बी आई नॉट, क्या हो सकता है, बी। तो बच्चा का हो सकता है ब्लड ग्रुप ए बी या, क्लियर है। ऐसे निकाल लोगे, ये देगा कि फादर का ए है, मदर का ए है, तो ऐसा करके निकाल लोगे आप। सारा जीनोटाइप का कंपोजिशन देख लो आप, है ना, क्लियर है। चलो, इतनी बात समझ में आई। अब ये जो क्वेश्चन पूछ रही थी ना, उसका भी सुनो। एक कंडीशन होता है फिटालिस एरेथ्रोब्लास्टोसिस, है ना। उस कंडीशन को बोलते हैं फिटालिस, बता रहा हूँ, सुनो। ठीक है, फिटालिस क्या है आपका, हाँ सुनो, फिटालिस एरेथ्रोब्लास्टोसिस, नाम से पता चला एरेथ्रोब्लास्टोसिस मतलब आरबीसी डिस्ट्रॉय होगा, है ना। अब देखो होता क्या मदर है ना। और मदर के बूम में अभी कौन है आपका, फीटस। ठीक है, सुनो। मदर का ब्लड ग्रुप ले लेते हैं अपन, आर एच नेगेटिव, क्या है आपका, और इसका है मान लो आर एच, ठीक है। बच्चे का कैसा है, आर एच पॉजिटिव। मदर का कैसा, आर एच नेगेटिव, ठीक है। तो देखो ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी क्या होता है, आपको ये पता होगा कि मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड वेल सेपरेटेड होता है विद द हेल्प ऑफ प्लासेंटा, है ना। कभी भी टच नहीं करता है एक दूसरे को ब्लड को, प्लासेंटा के थ्रू ही सब कुछ पास होता है। ब्लड कभी भी कांटेक्ट में नहीं आता, मदर का और फीटस का, है ना। लेकिन ये कब, ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी। अब होता क्या है, देखो, जब आपका फीटस बाहर निकलेगा, है ना, जब पार्चुरेशन होगा, डिलीवरी होगा मतलब बच्चे का, उसमें प्लासेंटा टूटता है ना। और प्लासेंटा टूटता है तो हो सकता है उसमें मदर्स का ब्लड फीटस के ब्लड के कांटेक्ट में आ जाए। तो पूरा टूटता है ना प्लासेंटा, तो डिलीवरी के टाइम पे क्या हो सकता है, मदर्स का ब्लड फीटस के ब्लड के कांटेक्ट में आ जाएगा, आने के हाई चांसेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लासेंटा भी बच्चे के साथ बाहर निकल जाता है। अब देखो, जब कांटेक्ट में आएगा तो मदर का ब्लड कैसा, आर एच नेगेटिव, है ना। जैसे ही इसका ब्लड इसके कांटेक्ट में आएगा ड्यूरिंग डिलीवरी, यह अपने अंदर बना लेगी आर एच एंटीबॉडी। क्या बना लेगी, आर एच एंटीबॉडी, होगा ना। ये क्या बना ली, आर एच एंटीबॉडी। अब देखो होगा क्या, पहले प्रेगनेंसी में, पहले डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं हुआ, बच्चा तो बाहर निकल गया, है ना। मान लो ये लेडी सेकंड बार प्रेग्नेंट हुई, और तब भी इसके बच्चे का फीटस का कैसा है, आर एच पॉजिटिव। इसके खिलाफ पहले से क्या बन रखा है, आर एच एंटीबॉडी। इसके आरबीसी को क्या करेगा, वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। सारी बात समझ, है ना। तो इस बच्चा को जॉन्डिस एनीमिया सब हो सकता है, और बहुत सीवियर हुआ तो डेथ भी हो सकता है। इसी को बोलते हैं फिटालिस एरेथ्रोब्लास्टोसिस। इस कंडीशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ही आपका फर्स्ट डिलीवरी होता है ना, हम इसको एक क्या लगा देते हैं, इंजेक्शन, एंटी आर एच एंटीबॉडी का। आई बात समझ, एंटी आर एच एंटीबॉडी, हाँ, मदर को ही लगाएंगे। बस बच्चा थोड़ी ना प्रेग्नेंट होने जा रहा है, अध्याय। चलो सुनो, प्रेग्नेंट मदर ही होगी ना, सुनो, बात समझ में आई। तो जैसे ही आपका पहला डिलीवरी होता है, तुरंत उसी में इंजेक्शन दे देते हैं अपन, एंटी आर एच एंटीबॉडी,
ताकि जो भी एंटीबॉडी बना था उसको क्या कर दे, खत्म कर दे। आई बात समझ? इस कंडीशन को हम बोलते हैं फिटालिस एरेथ्रोब्लास्टोस। क्लियर है? अब जब आप देखोगे पूरे स्लाइड में अगले अगले 10 पेज में यही लिखा होगा। हाँ बोलो, कोई पूछ रहा है क्या कुछ? हाँ, आरएच देख के डिसाइड होगा, और कैसे होगा? ब्लड ग्रुपिंग कैसे होता है? वो सब आरएच है, सब जाके माइक्रोस्कोप में देखो, सब पता चलेगा आरएच पॉजिटिव है नेगेटिव है सब। आरएच तुम्हारे बॉडी में प्रोटीन है, कैसे पता चलता है? तुम्हारे 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 यूरिन में यूरिया है, कैसे पता चलता है? उसी तरह पता चलता है ब्लड में कि कौन सा एंटीजन है कौन सा नहीं है। वो अपन पता कर लेते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करवा के, है ना? सेम वाला जैसे ही डालोगे ना, सेम वाला जैसे ही डालोगे आपका ब्लड का क्लॉट बन जाएगा। जैसे मान लो हमें पता करना कि इसके ब्लड में कौन सा एंटीजन है ना? एंटीजन ए है मान लो, पता नहीं कि कौन सा एंटीजन है, इसका निकालो ब्लड और डाल दो एंटीबॉडी में, है ना? अगर एंटीबॉडी पे डाला वो ब्लड क्या हो गया, कोगुलेट हो गया। मार्केट में मिलता है एंटीबॉडी, आप मान लो कि ए ले आओ, बी लेके आ जाओ, है ना? ए है बी है आपके पास, यहाँ पे एंटीबॉडी, यहाँ पे एंटीबॉडी ये है, सुनो बात मत कर, ये एंटीबॉडी ये है, ठीक है? आपने ब्लड निकाला इसके ऊपर डाल दिया, रिएक्शन करवाते हैं अपन। अगर ये थक्का बना लिया क्लॉट, मतलब आपका एंटीजन कौन था, ए, नहीं बना तो आपका एंटीजन क्या था, बी। आ रही बात समझ? चलो अब आगे देखोगे अगले 10 पेज में यही लिखा होगा, इसके आगे कुछ नहीं होगा जो मैंने आपको बता दिया। ब्लड ग्रुपिंग एंटीजन एंड एंटीबॉडी आर स्पेशल टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ब्लड ग्रुप इज अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, पक्की बात है, इनहेरिटेंस है कि नहीं? ब्लड ग्रुप मदर फादर से आता है ना? तो ब्लड ग्रुप इज अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस विच इज नोन एज मल्टीपल एलेलिज्म, दैट इज वन जीन हैविंग मोर देन टू alleles, so this trait is controlled by more than टू alleles। ये वही समझाया मैंने कि दो अलील होते हैं एक जीन के, है ना? जीन कंट्रोलिंग एबीओ ब्लड सिस्टम इज आई जीन। आई जीन हैज 3 alleles, है ना? लेकिन क्योंकि हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, एक टाइम में हमारे बॉडी में कितने हो सकते हैं, 2 ही हो सकते हैं। अभी हम देख रहे थे, लिख रहे थे ना आई ए आई बी, मतलब 2 ही लिख रहे थे अपन हमेशा। इनका कभी लिखा क्या, आई ए आई बी आई नॉट? इन कभी भी नहीं होगा क्योंकि हम लोग कैसे हैं, डिप्लॉयड। होमोजाइगस कंडीशन में ओनली डोमिनेंट वन विल एक्सप्रेस, सही बात है। चलो ये देख लिया आपने, आई ए आई बी है, ये प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स ऑन द आरबीसी सरफेस। आई नॉट डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर मॉलिक्यूल। इसका मतलब आई ए क्या होगा, डोमिनेंट, तो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। आई बी क्या होगा, डोमिनेंट, वो भी एक्सप्रेस कर रहा है। आई नॉट क्या होगा, रिसेसिव, क्योंकि अपने आप को ये इस कंडीशन में हेट्रोजाइगस में, मतलब जो रिसेसिव वाले होते हैं ना, वो अपने आप को एक ही कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकता है जब दोनों के दोनों क्या हो, होमोजाइगस रिसेसिव हो। ये बात समझ में आई? रिसेसिव वाला अपने आप को एक ही कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा जब दोनों के दोनों कैसे हो, रिसेसिव। जबकि जो आपका डोमिनेंट वाला है वो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में भी एक्सप्रेस करेगा और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट में भी। रिसेसिव वाला एक ही कंडीशन में करेगा, होमोजाइगस रिसेसिव। लिखा नहीं था स्मॉल वाला किस में आ रहा था, बस स्मॉल टी, है ना? चलो आगे देखो, होमोजाइगस मतलब दोनों सेम होना चाहिए, हेट्रोजाइगस मतलब दोनों अलग अलग होने चाहिए, ठीक है, सब बता दिया मैंने। मल्टीपल एलिज्म आप देख रहे हो, देखो जीन, जीनोटाइप क्या है ये बता ही दिया आपको, कैसे आपका होगा, ठीक है? 6 जीनोटाइप एंड 4 फेनोटाइप। ब्लड ग्रुपिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ एंटीजन बता ही दिया, मीन्स ब्लड ग्रुप इज डिसाइडेड बाय एंटीजेंस। तो एंटीजन है आपका ए एंड बी, ब्लड ग्रुप इज डिसाइडेड बाय एंटीजन प्रेजेंट ऑन द आरबीसी सरफेस। एंटीबॉडी एंटीजन के रिस्पॉन्स में बनेगा, एक पर्सन में लाइक वाले कभी भी नहीं होंगे, जो मैंने बोला होगा उसी को लिख लिया हिंदी में इसने, ठीक है? एंटीबॉडी ए विल नॉट बी प्रेजेंट इन पर्सन हैविंग एंटीजन ए। क्लियर है? तो ब्लड ग्रुप कैसे आपका डिसाइड किया देख लिया हमने। आर एच फैक्टर देखो, दिस इज देयर इज प्रेजेंस ऑफ आर एच एंटीजन ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। इफ आर एच एंटीजन प्रेजेंट, आर एच पॉजिटिव, इस एब्सेंट क्या होगा, नेगेटिव। अब बोल दिया कि ब्लड ग्रुप किसी का ए पॉजिटिव है, मतलब इस पे ए भी और आर एच भी है, ए नेगेटिव है मतलब ए है लेकिन आर एच इस पे नहीं है। अब ये भी बता दिया पॉजिटिव वाला ब्लड किसको दे सकता है, बस पॉजिटिव को, और नेगेटिव वाला जो, हाँ कौन नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ठीक है, ये सब बता दिया। आर एच पॉजिटिव कैन डोनेट ब्लड टू आर एच पॉजिटिव ओनली, ठीक है? ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन मतलब वही ब्लड
donation. In many clinical conditions, blood transfusion is needed. In such cases, the donor's blood and recipient's blood must be compatible to avoid several problems of clumping. Clumping मतलब वही blood आपका क्या बना लेगा, थक्का, clot, है ना. तो अगर आप किसी का भी ब्लड किसी में डाल दोगे तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा और बचाने गए वो पहले ही क्या होगा, खत्म हो जाएगा. ठीक है. A major cross match is made by mixing serum from the recipient with blood cell from the donor. पहले ही चेक कर लेते हैं अपन, डोनर का क्या ले लेते हैं, ब्लड सेल्स, और रिसिपिएंट जिसको लेना है उसका क्या लेते हैं, सीरम, है ना. सीरम क्या होता है बताऊंगा, ठीक है. और दोनों को मैच करके देख लेते हैं, अगर वो क्लॉट नहीं किया मतलब उस पर्सन का ब्लड हम उसमें डाल सकते हैं. दैट इज फॉर ब्लड डोनेशन और ट्रांसफ्यूजन, डोनर्स एंटीजन एंड रिसिपिएंट्स एंटीबॉडीज आर मैच्ड. ठीक है. इफ द ब्लड ग्रुप डू नॉट मैच, फॉर एग्जांपल if the donor's blood group is A and recipient blood group is B, the recipient's antibodies attached to the donor's RBC and causing clumping or agglutination भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, agglutination और destruction of RBC. कहने का मतलब बस इतना है कि अगर आप कंपैटिबल नहीं डालोगे तो आपका RBC क्या कर जाएगा, agglutinate या clump कर जाएगा. ठीक है. Transfusion errors that result in such agglutination can lead to blockage of a small blood vessels and cause hemolysis मतलब rupture of RBC. ठीक है. The blood of the donor has to be carefully matched with the blood of the recipient before any blood transfusion. अब यही बात जो मैंने बताया कि कौन किसको ब्लड दे सकता है वही वाला है. ठीक है. सेम है आपका. यहाँ देखो, if recipient is RH negative and blood group RH positive is given, then RH positive will make antibody against RH will be foreign material for RH negative. वही बात बता दिया कि अगर मान लो कि कोई पॉजिटिव है उसको आपने किसका ब्लड चढ़ा दिया, नेगेटिव वाले का, तो चलेगा. लेकिन कोई नेगेटिव है उसको किसका डाल दिया, पॉजिटिव वाले का. अभी तो देखा ना मदर वाले केस में कि मदर नेगेटिव थी और बच्चा कैसा था, पॉजिटिव. तो वहाँ पे क्या होगा, मदर क्या बना लेगी, एंटीबॉडी बच्चे के खिलाफ. बात समझ में आ रही है. वही यहाँ पे लिखा हुआ है. यूनिवर्सल डोनर कौन है आपका, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है. ठीक है. अब इसलिए ये बता रहा हूँ कि क्यों यहाँ पे आपका बता रहा है कि ये भी पॉजिटिव ही क्यों है आपका यूनिवर्सल क्या एक्सेप्टर, है ना. क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो ABRH तीनों है, तो तीनों में क्या होगा, यहाँ पे तीनों आपके एंटीबॉडी क्या होंगे, एब्सेंट. इसको कोई भी दे सकता है. बात समझ में आ रही है ना. लेकिन नेगेटिव वाले में क्या होगा, दिक्कत है ना. बात समझ में आ रही है. हाँ, पॉजिटिव वाले में यहाँ देखो AB पॉजिटिव है, AB पॉजिटिव मतलब यहाँ पे क्या है आपका, सब RH प्रेजेंट है. तो RH प्रेजेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है. नेगेटिव वाले में प्रॉब्लम क्या है, RH नहीं होगा, तो RH वाला उसको नहीं दे सकता है. बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आई. यही बात है, पॉजिटिव वाले में एक भी एंटीबॉडी ही नहीं है. एंटीबॉडी नहीं तो कोई भी उसको दे दे, है ना. कोई यूनिवर्सल डोनर भी बता ही दिया आपको कि इसमें सब के सब क्या एंटीजन एब्सेंट है, कोई भी दे सकता है इसको. If a person's blood group A wants blood, which of the following will act as donor to him, है ना. तो ये आप कर ही लोगे सॉल्व अप, है ना. अब देखो एक बात और ध्यान दो यहाँ पे. मान लो एक इंसान है, आपने देखा कि किसी का एक्सीडेंट हुआ बाहर, है ना. उसको आप हॉस्पिटल लेके गए, उस बंदे का आपको ब्लड ग्रुप नहीं पता है, आपको नहीं पता है, लेकिन उसको इमीडिएट क्या ब्लड की ज़रूरत है. कौन सा ब्लड ग्रुप डालोगे आप, ओ नेगेटिव, है ना. कुछ भी नहीं सोचने का, क्या डालने का, ओ नेगेटिव. अब मान लो कि उस बंदे का ब्लड ग्रुप आपको पता है कि इसका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, क्या है, A पॉजिटिव. और तब आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास दोनों ब्लड अवेलेबल है, A पॉजिटिव भी और O नेगेटिव भी. अब किसको डालोगे, A पॉजिटिव को डालोगे. ठीक है. ठीक है, किसको डालोगे, A पॉजिटिव. अब आपको पता है कि ये इस बंदे का ब्लड ग्रुप A है, हमें नहीं पता पॉजिटिव नेगेटिव, है ना. और आपके पास A पॉजिटिव भी ब्लड है और O नेगेटिव भी है, किसको डालोगे, O नेगेटिव को. बात समझ में आ रही है ना. ऐसे करके क्वेश्चन पूछे थोड़ा बहुत अलग करके तो आंसर कर देना. ठीक है. वही लिख रहा है इसमें, देखो O भी प्रेजेंट है और A भी है, तो सबसे बेस्ट तो वही होगा ना कि सेम मिल जाए. तो सेम ना मिले तो किसको देंगे, O को. RH पॉजिटिव हो या नेगेटिव, RH एंटीबॉडी किसी में नहीं होगा. सही बात है. जो पॉजिटिव होगा उसमें तो नहीं होगा, नेगेटिव में तो होगा ही नहीं उसका एंटीबॉडी. ठीक है. RH पॉजिटिव कैन डोनेट ब्लड टू RH पॉजिटिव पर्सन. Placenta acts as a barrier between blood of mother and child, है ना, due to which both blood do not mix. RH grouping या RH factor बता ही दिया. Discovered by Landsteiner and Wiener in rhesus monkey.
RH antigen is due to dominant gene. So if one of the gamete have gene of RH factor in mother or in father, then the offspring will be RH positive. मतलब RH के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डोमिनेंट जीन, डोमिनेंट वाला है ना। तो कोई भी कंडीशन हो, मदर में भी हो या फादर में, बच्चा हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव ही होगा। बात समझ में आ रही है? इफ RH एंटीजन इज प्रेजेंट देन पर्सन इज कॉल्ड RH पॉजिटिव। अगर एब्सेंट है तो क्या बोलेंगे? RH नेगेटिव। इन इंडिया परसेंटेज रेशियो ऑफ RH इज, RH पॉजिटिव आपके 97% है और RH नेगेटिव कितने हैं? ओनली 3%। मतलब ज़्यादा ब्लड ग्रुप कैसा वाला है? पॉजिटिव वाला। इन वर्ल्ड पूरा मिला के देखे तो RH पॉजिटिव 80%, RH नेगेटिव 20%। ठीक है। इन RH पॉजिटिव एंटीबॉडी इज एब्सेंट फॉर दिस एंटीजन, है ना, पक्की बात है। RH पॉजिटिव होगा तो उसका मतलब उसके ऊपर कौन सा एंटीजन है? RH एंटीजन। उसमें RH एंटीबॉडी नहीं होगा। RH एंटीबॉडी इज ऑल्सो एब्सेंट इन RH नेगेटिव ब्लड, नहीं तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, मतलब RH एंटीबॉडी नहीं होता है, एग्जिस्ट नहीं करता। वो तभी बनेगा जब किसी पॉजिटिव वाले या नेगेटिव वाले के आप क्या करवाओगे? इंटरैक्शन। ठीक है। बट इफ RH पॉजिटिव ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू RH नेगेटिव, then first blood transfusion is completed successfully, but during the first blood transfusion RH antibody are formed in the recipient's blood. So in the next blood transfusion agglutination, that is clumping of blood, takes place। वही मदर वाला ही कंडीशन। ये पहली बार में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन सेकेंड बार में क्योंकि अब ब्लड मिक्स हो चुका है, सेकेंड बार में क्या बन चुका होगा? एंटीबॉडी। ठीक है। इसी तरह आ गया दूसरा कंडीशन कौन आपका? फिटालिस एरेथ्रोब्लास्टिस। A special case of RH incompatibility mismatching has been observed between the RH negative blood of a pregnant mother with RH positive blood of a fetus। ठीक है। The RH negative mother is not usually exposed to the RH antigen during the first pregnancy, as the fetal and the maternal blood are normally kept well separated by the placental barriers। ठीक है। However, at the time of birth of the first child, there is a possibility of exposure of the maternal blood to a small amount of RH positive blood of fetus due to breaking of placenta. In such cases, the mother starts preparing antibodies against RH antigen in her blood. These antibodies could cross the placental barriers in subsequent, मतलब अगले pregnancy में, है ना, and cause hemolysis of the RH positive RBC of the fetus. This could be fatal to the fetus or could cause severe anemia or jaundice to the body, है ना। HDM को बोलते हैं हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूली बॉर्न, जॉन्डिस जब हो जाता है तब। ठीक है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय इंजेक्टिंग द RH नेगेटिव मदर विथ एन एंटीबॉडी प्रिपरेशन, anti-RH antibodies against the RH factor immediately after the birth within 72 hours of each RH positive baby, है ना। ओनली RH एंटीबॉडी कैन क्रॉस द प्लासेंटा, या ऐसा एंटीबॉडी है जो किसको क्रॉस कर सकता है? प्लासेंटा को क्रॉस करके बच्चे को इफेक्ट कर सकता है। क्लियर है? अब कल देखेंगे अपन ब्लड क्लॉटिंग एंड कोआगुलेशन ऑफ, क्लियर है?